हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ संगा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं मैथ, वो भी रेलवे ग्रुप डी का, जिसे साहिल सर द्वारा लिखा गया है। यह किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो इस बुक से आज आप सीखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3। इससे पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी डाल चुका हूं, सेट 1 और सेट 2। उसे आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए और जाकर के वहां से आप देख सकते हैं, वहां पे उसका लिंक मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से जाकर के उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है, तो जाकर के वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यह वीडियो आपको लगे कि मेरे काम की है, मेरे लिए यूजफुल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा। और जितने भी आपके दोस्त हैं सभी के पास आप प्लीज शेयर कर दीजिए। यही मेरे लिए समझिए कि बहुत बड़ा चीज होगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हमें ऊंचाई पर ले जा सकता है। तो दोस्तों, बस इतना ही आप लोगों को करना है, क्या कीजिए, हमें सपोर्ट करना है। प्लीज आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप क्या कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम इस चैनल पर बेसिक से भी मैथ शुरू किए हैं, तो जितने भी आपके जान परिचय के दोस्त होंगे, छोटे भाई होंगे, उन सभी को क्या कीजिए कि बेसिक वाला कम से कम, अगर यह जरूरी नहीं है तो बेसिक वाला भी आप क्या कीजिए कि शेयर कीजिए। तो बस इतना ही मदद हमको चाहिए। और बस चलिए, तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं 1 से लेकर के 25 तक का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। इसका पहला क्वेश्चन कहता है कि रूट अंडर 24 प्लस रूट अंडर 216 अपॉन रूट अंडर 96 इक्वल टू व्हाट। यहां पे देखिएगा कि यह क्वेश्चन हम लोगों को दे दिया और पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। यहां पे समझिएगा कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो अंदर में ऐसे 2 भागों में तोड़ना है या 3 भाग में कि उसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। कोई एक भाग का, 2 भाग का वर्गमूल निकाला जा सकता है। जैसे में यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको तोड़ते हैं, तो 4 × 6, यहां पे देखिएगा कि 6 को अगर हम लेते हैं इधर, तो अगर 2 इसमें से ले लेते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, 3 बच जाएगा, उसका भी नहीं निकाला जा सकता है। तो यहां पे देखिए कि ऐसा 2 भागों में, 3 भागों में तोड़ना है कि जिसका वर्गमूल 1, 2 का निकल सकता हो। ये हो गया आपका प्लस। इसको जब तोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 16 गुने 9 चौक 36। हाँ देखिए, 36 गुने 6, 36 गुने 6। यहां पे देखिए 6 36 के 6, 6 18, 3 21। इस प्रकार इसको तोड़ना है। अगर इस प्रकार आपको समझ में नहीं आएगा तो क्या कीजिएगा कि 2 से 3 से ऐसे भाग देकर के आप इसको तोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 96 को आप लिख सकते हैं 16 गुने 6। अब यहां पे देखिए, यह कमाल की बात है, यहां से सोचने वाली बात है कि अगर हम 4 का वर्गमूल निकालते हैं, अंदर से हम वर्गमूल निकालते हैं 4 का, तो बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और अंदर में 6 ही रहेगा, रूट अंडर 6 ही रहेगा। प्लस में देखिएगा यहाँ पे कि 36 का वर्गमूल निकालते हैं तो 6 आता है, और रूट अंडर कितना हो जाएगा, तो 6 बचेगा। बटा में 16 का वर्गमूल निकालिएगा तो 4 आएगा बाहर, और अंदर बच जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए कि दोनों को आप जोड़िएगा। जैसे यहाँ देखिए दोनों का रूट में अंदर में समान चीज है, तो यहाँ पे देखिएगा कि 2 रूट 6 और 6 रूट 6 दोनों को जोड़िएगा तो 8 रूट 6 हो जाएगा, 1 रूट 6 हो जाएगा, बटा में 4 रूट 6। रूट 6 से रूट 6 कैंसिल हो गया, 4 से काटिएगा तो 4 दूनी 8, यानी 2 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि जब रवि से किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया। सही उत्तर से 13/17 अधिक उत्तर प्राप्त हुआ, तो वह भिन्न क्या होगा। यहां पे समझिएगा कि कोई भिन्न है, रवि को कहा गया है कि कोई भिन्न है, उसमें तुम 6/7 से गुना करो, लेकिन वो क्या किया कि गलती से 6/7 से भाग दे दिया। तो 6/7 से भाग दे दिया, अगर भाग उसको नहीं देना होता तो सोचे कि अगर गुना करना होता तो क्या होता। जैसे आप सोच करके देखिए कि रवि से बोला गया कि 6/7
से गुना करने के लिए, यानी किसी भी भिन्न का के मतलब क्या होता है, गुना होता है। किसी भी भिन्न का 6/7 निकालने को कहा गया, लेकिन वो क्या किया कि 6/7 से भाग दे दिया। तो जब भाग को आप गुना में बदलिएगा तो क्या कर सकते हैं आप, तो 7/6 हो जाएगा। जैसे सोच के देखिए कि 6/7 से गुना करने को कहा जाता है, लेकिन क्या करता है कि भाग दे देता है 6/7 से। तो आप जानते होंगे कि भिन्न को यदि हम गुना में बदलते हैं तो पलट जाता है, पलटता है कि नहीं। तो इसको पलटिएगा तो 7/6 हो जाएगा। अब यहां पे आपको क्या काम करना है कि हर का एलसीएम लेना, वैसी संख्या सोचना है कि दोनों वैसी संख्या सोचना है कि दोनों से वह कट जाए। तो दोनों से कब कटेगा, यानी दोनों हर से कट जाना चाहिए, 7 से भी कटना चाहिए और 6 से भी कटना चाहिए। तो जो 7 से कटेगा और 6 से कटेगा, या तो उसके मल्टीप्लाई से कटेगा और नहीं तो उसके एलसीएम से कटेगा। तो यहां पे देखिएगा कि 7 और 6 का एलसीएम आप लीजिएगा तो 42 हो जाएगा। तो 42 यूनिट वह संख्या हम लोग मान लेते हैं, जो भिन्न था उसको हम मान लेते हैं क्या, 42 यूनिट। ये भी हो गया आपका 42 यूनिट। अब यहां पे क्या कीजिए कि यहां पे गुना कर दीजिए, दोनों कंडीशन में हम लोग गुना करते हैं। इसको काटेंगे तो 7 से 6 बार में, 6 से 7 बार में, 6 गुने 6 36 हो जाएगा, यानी 36 यूनिट। 7 गुने 7 49 यूनिट हो जाएगा। अब यहां पे देखिएगा कि गुना करने को कहा गया तो इतना आना चाहिए था, जबकि भाग करने को कहा गया तो इतना आना चाहिए। कितना अधिक आ गया, कितना अधिक आ गया, तो आप कहिएगा कि 13 अधिक आ गया, यानी 13 यूनिट अधिक आ जाता है। जबकि अधिक आ जाता है कितना, तो 13/70 अधिक आ जाता है। तो यहां पे देखिए 13/70 अधिक आ जाता है, दोनों बात यहां से क्या हो गया, तो बराबर हो गया। 13 से काटिएगा तो 13 से 13 कम 13, 1 यूनिट बराबर हो गया 1/70। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 1/70। तो हम लोगों से पूछा है क्या कि वह भिन्न क्या होगा, तो वह भिन्न हम लोग माने थे कितना, तो 42 यूनिट माने थे कि नहीं। तो 42 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, यानी 42 यूनिट। तो सोच के देखिए कि 1 यूनिट बराबर 1/70, तो 42 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 42 गुने 1/70। तो 7 42, 7 दाएं 70। अब यहां पे देखिएगा 2 से काटेंगे तो 2 3 6 2 5 10, यानी 3/5। तो वह भिन्न क्या था जो निकालना था, वह भिन्न क्या था, तो 3/5, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना। भाग के एक प्रश्न में क्या है कि भाजक जो है ना, भाजक भागफल का 10 गुना, भागफल का 10 गुना है। भाजक जो है भागफल का 10 गुना है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा कि भागफल में 10 से गुना करेंगे तो दोनों बात यहां से बराबर हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है क्या कि एवं शेषफल का 5 गुना, यानी भाजक ही है जो है, भाजक जो है वह शेषफल का 5 गुना है। तो देखिए शेषफल का 5 गुना ही है, पहले से ही शेषफल का 5 गुना है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा कि शेषफल में 5 से गुना करना होगा, दोनों बात यहां से बराबर हो जाएगा। अब यहां पे देखिएगा कि आगे दिया हुआ है कि यदि शेषफल 46 है तो भाज्य क्या होगा। शेषफल 46 है, यहां पे देखिएगा कि शेषफल दे दिया हम लोगों को 46। शेषफल कितना दे दिया, तो 46 दे दिया। तो हम लोगों से पूछा है कि भाज्य क्या होगा। यहां पे देखिएगा कि भाजक बराबर क्या हो जाएगा, भाजक बराबर क्या हो जाएगा, जब शेषफल हमको मालूम है और उसमें 5 से गुना करना है तो 5 से गुना कर दीजिए। तो 6 5 30 के 0 और 5 चौके 20 और 3 23, यानी 230। भाजक यहां से निकल करके आ गया कितना, तो 230 निकल करके आ गया। अब देखिएगा यहां पे जब भाजक 230 निकल करके आ गया तो यहां पे हम लोग लिखेंगे भाजक बराबर 230, भाजक बराबर 230 लिखेंगे। अब देखिए 230 भाजक बराबर हो गया, तो यहां से देखिए एक गुना में इधर आएगा तो भाग में, यहां से आप काट सकते हैं इसको। अगर 1 0 से 1 0 काटिएगा तो 23 जो बचेगा वह क्या निकलेगा, वो निकलेगा आपका भागफल। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों से पूछा है कि भाज्य, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो देखिएगा कि भाजक कितना होगा, तो भाजक देखिए कितना हो गया, तो 230 है, 230 गुने भागफल कितना, तो देखिए भागफल 23 है प्लस शेषफल, तो शेषफल 46 दिया हुआ है। ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529 होता है। एक 0 आ जाएगा प्लस में 46, 9 6 15 के 5, 4 आ 2 6 1 7, सॉरी हाँ देखिएगा ये हो जाएगा आपका 6, 9 4 13 के
3, 2 1 3 5, यानी 53 36 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि यदि कागज की 18 सीटों का भार 50 ग्राम है तो उसी कागज की कितनी सीटों का भार 3×3/4 किलोग्राम होगा। तो यहां पे देखिएगा कि 50 ग्राम कितना सीट का भार है, तो 18 सीट का भार है। तो यहां पे हम लोग एक एक नियम से बनाते हैं। तो देखिए चूंकि 50 ग्राम भार कागज के 18 सीटों का है, 50 ग्राम भार 18 सीटों का है। अब यहां पे देखिएगा कि ग्राम को किलोग्राम में आपको बदलना है, क्योंकि हम लोगों से किलोग्राम में पूछा है कि कितना सीट होगा, तो इसलिए इसको क्या करेंगे कि किलोग्राम में बदलेंगे। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं कि 1000 से भाग देते हैं। 1000 से यहां पे भाग दे दीजिए, इसको काटिएगा तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100। इसलिए यहां पे देखिएगा कि भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में। यहां पे देखिए बराबर का काम करता है, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा कि भाग में उधर जाएगा तो गुना में। तो 1 ग्राम 1 किलोग्राम, अब किलोग्राम हो गया। जैसे में यहां पे देखिएगा कि ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा वह किलोग्राम बचेगा। तो 1 किलोग्राम भार बराबर कितना सीट, तो 20 इधर गुना में चला जाएगा, तो 18 गुने 20 बराबर 18 दूनी 36, यानी 360। यानी 1 किलोग्राम में कितना सीट निकलेगा, तो 360 सीट निकलेगा। हम लोगों से पूछा है कितना, तो 3×3/4 किलोग्राम। तो यहां पे इसको तोड़िएगा तो 4 × 12 3 15, तो 15/4 लिख सकते हैं। इसलिए 15/4 किलोग्राम भार बराबर हो जाएगा कितना, कितना सीट। तो यहां पे देखिएगा कि इसको आप उधर ले जाइएगा और गुना कीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15/4 गुने, या फिर देखिए 360 तो पहले से है, और इसको क्या करना है कि इतना से गुना कर देना है। तो गुना कीजिएगा 15/4 से, तो 4 से इसको काटिए, 4 9 36, 90 बार में 15 9 135, 15 9 135 और 1 जीरो आ जाएगा। तो कितना सीट हो जाएगा, तो 1350 सीटें हो जाएगा। यानी 3×3/4 किलोग्राम कागज में कितना सीट निकलेगा, तो 1350 सीट निकलेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि एक कक्षा में 18 लड़के बहुत लंबे हैं। एक कक्षा में 18 लड़के जो हैं वह बहुत लंबे हैं। यदि ये लड़कों की कुल संख्या के 3/4 हैं। अब यहां पे समझिएगा कि 18 लड़का जो है ना वो खूब लंबा है, यानी बहुत लंबा है, जो कि जितना भी लड़का है, माना कि लड़कों की संख्या बराबर b, लड़कों की संख्या बराबर b, हम यहां पे कम लिख रहे हैं और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पे देखिए कि एक कक्षा में 18 लड़के हैं जो कि बहुत लंबे हैं। इसका मतलब क्या है कि 18 को छोड़ करके बाकी वाला और सब नाटा होगा उससे, है ना। तो यहां पे बोला है कि यदि ये लड़के लड़कों की कुल संख्या के 3/4, यानी 18 लड़के जो है ना वह कुल लड़कों की संख्या के, तो माना कि कुल लड़कों की संख्या b मान लेते हैं, बॉय, b से बॉय, इसका कितना है, तो 3/4 है। 3/4, तो 3/4 मतलब क्या, 3/4 बराबर में 18 लड़का। तो यहां से निकल जाएगा कुल लड़कों की संख्या, तो इसको काटिएगा तो 3 6 18, b बराबर हो जाएगा 6 चौके 24, यानी 4 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में 24। तो कुल लड़का यहां से निकल कर क्या गया कितना, तो 24। अब आगे समझिएगा। और लड़कों की संख्या जो है, लड़कों की संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या की 2/3, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। अब यहां पे देखिए कि कक्षा में क्या है कि लड़का और लड़की दोनों मिलाकर के, यानी क्लास में लड़का और लड़की दोनों मिलाकर के है, तो कुल छात्र हो जाएगा। तो कुल छात्रों की संख्या क्या, b + g, यानी बॉय प्लस गर्ल्स। अब कुल संख्या का, ये जो लड़का जो है विद्यार्थी के कुल संख्या का, तो कुल संख्या इतना है, b + g है, तो कुल संख्या का 2/3 है। तो 2/3 मतलब क्या है, इतना का 2/3 मतलब 2/3 बराबर, ये लड़का 24, 2 से काटिएगा 12 दूनी 24, ये हो जाएगा आपका 12 3 36, यानी 3 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो b + g बराबर 36 हो गया। अब यहां पे समझिएगा कि हम लोगों को एक चीज पता चल गया कि लड़का और लड़की मिलाकर के 36 है,
कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, तो 36 है। अब देखिएगा यहाँ पे कि b बराबर रखेंगे कितना, तो 24 प्लस g बराबर कितना, तो 36। अब यहाँ पे देखिए कि लड़का कितना है, तो 24 है। 24 लड़का को कुल विद्यार्थी में से घटा देते हैं, क्योंकि इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो g बराबर हो जाएगा 36 माइनस 24, g बराबर हो जाएगा कितना, तो 12। यानी लड़कियों की संख्या कक्षा में कितना है, तो 12 है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि एक कक्षा में 16 लड़कों का औसत वजन 60.25 किलोग्राम है। तो आप जानते होंगे कि नंबर इंटू एवरेज बराबर टोटल होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 16 लड़कों का कुल वजन कितना हो जाएगा, तो 16 गुने 60.25, इसको गुना कीजिएगा तो 16 पचे 80 के 0, 16 दूनी 32 और 8 40 के 0, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा 16 0 0, 0 में 4 जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा, और 16 छक 96, यानी 964.00। तो दशमलव के बाद यदि 00 है तो इसको भूल जाया जाता है, यानी इसका कोई काम नहीं होता है। इतना हो गया, 964 किलोग्राम हो गया टोटल। और शेष 10 लड़कों का वजन 45.75 किलोग्राम, और 10 लड़का है उसका वजन है 45.75 किलोग्राम। इसको केजी कर दीजिए, किलोग्राम। अब यहां पे देखिए कि 10 से आप गुना कीजिएगा तो 0.1 अंक दाएं तरफ चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका 457.5 किलोग्राम। अब देखिएगा पूछ रहा है कि कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन कितना होगा। तो कक्षा के सभी लड़कों का यानी 16 और 10 26 लड़कों के औसत वजन कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि इसका योग कर लेते हैं, तो 5 हो जाएगा, 7 4 11 के 1, 6 5 11, 1 12 के 2, 9 4 13, 1 14, यानी 1421.5 किलोग्राम आ गया। अब एवरेज निकालिएगा तो एवरेज बराबर क्या होता है, योग बटा में संख्या। तो योग कितना निकल करके आ गया 1421.5, अब बटा में संख्या कितना, तो 16 10 26, संख्या आ गया आपका 26। अब इसको काटना है तो काट सकते हैं, दशमलव हटाइएगा नीचे एक 0 आ जाएगा, काट के पहले छोटा कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका 14,215, अब बटा में 260। इसको काटिएगा 5 से, 50 25, 5 दूनी 10, 5 से इसको काटेंगे हम लोग तो 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 चौके 20, 5 3 15। अब देखिएगा कि 52 से डायरेक्ट भाग दे दीजिए, 52 से भाग देते हैं, 13 से कटेगा क्या, 13 चौके 52 कट रहा है, 13 कम 13, 13 दूनी 26, ठीक है, 2 बचेगा 24, 13 कम 13 नहीं कटेगा, डायरेक्ट भाग दे दीजिए। तो 200 कितना है 2843 में आप भाग दीजिएगा 52 से, तो 5 बार में 5 दूनी 10 के 0, 50 25 1 26, ये हो गया आपका 4, ये बच गया 2, ये 3 हो जाएगा, 4 बार में लगेगा, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 5 चौके 20, 13 में से 8 कटेगा, 5 बचेगा, ये बच गया 3, दशमलव डालिएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा 52 से, तो ये हो जाएगा 7 5 35, ज़्यादा हो जाएगा 7 5 35 बार में, यानी 54.6। देखिए यहाँ पे आंसर मिल रहा है कहीं क्या, तो 54.6 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ज़्यादा भाग देने का जरूरत नहीं है, आप इतना देख सकते हैं। तो 54.6 है, तो यहाँ पे देखिए कि आंसर है आपका 54.67, भाग दीजिएगा तो 54.67 किलोग्राम आ जाएगा, और यही सभी विद्यार्थियों का औसत निकल करके आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि 2:5 अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह 5:6 के बराबर हो जाए। तो यहां पे देखिएगा कि 2 संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसका अनुपात दे रखा है 2:5 रखा हुआ, 2:5 दिया हुआ, और बोला कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि वह 5:6 हो जाए। तो यहाँ पे देखिएगा कि अनुपात को आप बटा में भी लिख सकते हैं, तो 2/5 लिख सकते हैं। प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो माना कि x जोड़ा जाना चाहिए, तो प्रत्येक पद में x जोड़ा जाना चाहिए, तो अनुपात कितना हो जाता है, तो 5:6 हो जाता है। तो 5:6 हो जाता है, यानी 5/6 हो जाता है, दोनों बात बराबर। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको क्रॉस गुना कर देना है, क्रॉस गुना कीजिएगा तो 6 दूनी
12 प्लस 6 एकम 6x बराबर 50 25, ये हो जाएगा 5x प्लस में 5x। अब यहाँ पे देखिए कि 5x उधर प्लस में इधर लाइएगा तो माइनस में, यानी 6x में से 5x घटेगा तो x बचेगा। अब यहाँ पे देखिए कि 12 है, 12 को उधर घटा दीजिए, इधर प्लस में उधर माइनस में जाएगा तो 25 में से 12 घटाइएगा तो 13 बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो हम यहाँ पे माने थे कि x जोड़ा जाना चाहिए और x का वैल्यू क्या आ गया तो 13, यानी प्रत्येक पद में 13 जोड़ा जाना चाहिए। तो यह अनुपात हो जाएगा आपका 5:6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि राम का मासिक वेतन सीमा के मासिक वेतन से 25% अधिक। राम का मासिक वेतन जो है सीमा के मासिक वेतन से कितना अधिक है, तो 25% अधिक। तो आप कहिएगा कि 25% बराबर, आप जानते होंगे कि 1/4 होता है। 25% बराबर क्या होता है, 1/4 होता है। इसका मतलब सीमा के पास 4 रुपया होगा तो राम के पास कितना होगा, इससे अधिक होगा। कितना, 25%। तो अधिक बोलेगा तो क्या करते हैं कि हर वाला में अंश को जोड़ देते हैं, तो 4 1 5। तो सीमा के पास यदि 4 रुपया होगा तो राम के पास कितना होगा, तो 5 रुपया होगा। यह है मासिक वेतन। ये वेतन का अनुपात यहां से है। अब यहां पे कह रहा है क्या, दोनों अपने संगत मासिक वेतन में से 25% की बचत करते हैं। यदि राम एवं सीमा की बचत का अंतर 2500 रुपए है तो सीमा का मासिक वेतन क्या है। तो यहां पे देखिएगा कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई संख्या से आप गुना कर लीजिए, क्योंकि अनुपात में किसी भी संख्या से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 10 से गुना कर देते हैं तो 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 40। लेकिन एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, यह भी आपका रेशियो में ही है। तो यहाँ पे देखिएगा कि राम के पास वेतन कितना है, राम का वेतन 50 रुपया है तो सीमा का वेतन कितना है, 40 रुपया है। इसमें आप 100 से भी गुना कर सकते थे, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को आसान करने के लिए ऐसा किया गया है। अब आगे देखिएगा कि इसे बोला कि दोनों जो है 25% की बचत करता है। 25% का ये भी बचत करता है और 25% का ये भी। तो 25% इसका निकलेगा, 50 का 25% मतलब क्या, बटा में 100। ठीक है, एक काम कीजिए, इसमें आप 100 से गुना कीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 100 से गुना कर दीजिएगा तो दशमलव इस समय नहीं आएगा और टेंशन कम होगा। तो यहां पे देखिए 500 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 400। तो यहां पे देखिए 500 जब हो जाएगा तो 500 रुपया अगर राम का वेतन है तो सीमा का कितना है, 400 वेतन है। अब यहां पे देखिएगा कि क्या करना है कि 500 का 25% बचत करता है, बाकी बार खर्च कर देता है। तो हम लोग को खर्च से कोई मतलब नहीं। तो 500 का 25% निकालिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 25 125, यानी 125 रुपया बचत कर लेता है। यानी 500 रुपया राम कमाता है, यानी आमदनी करता है, उसका वेतन है जिसमें से 125 रुपया का बचत कर लेता है। जबकि सीमा भी क्या करती है कि 25% का बचत करती है। तो 400 का 25%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 चौके 100, 100 रुपया बचत करती है। अब यहां पे दिया हुआ क्या है कि राम एवं सीमा की बचत का अंतर 2500 रुपए है तो सीमा की मासिक वेतन क्या है। अब यहां पे समझिएगा कि दोनों के बीच में जो अंतर है वह 2500 का, जबकि दोनों के बीच में आप अंतर देखिएगा, अंतर मतलब घटाव होता है। तो 125 में से 100 घटाइएगा तो 25 बचेगा, यानी 25 यूनिट, मान लीजिए 25 यूनिट या अनुपात 25 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो 2500 रुपया। दोनों के बीच में बचत का अंतर कितना है, तो 25 यूनिट का है, लेकिन है कितना, तो 2500 का। इसको कटेगा तो 25 से कम 25, यानी 100 बार में कटेगा। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 100, 1 यूनिट का वैल्यू निकल करके आ गया 100। हम लोगों से पूछा है क्या कि सीमा का मासिक वेतन कितना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि वेतन कितना है, तो आपको पता चल रहा होगा कि वेतन कितना है। हम लोग कितना माने थे, ये वाला लेना है, क्योंकि 400 पर हम लोग निकाले हैं तो 400 लेना है। तो देखिए 1 यूनिट बराबर 100, तो 400 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 400 गुने 100 गुना कीजिएगा तो 4 पर 4 को जीरो आ जाएगा, यानी 40,000 रुपए इसका मासिक वेतन है और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि मनोज ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ एक बाइक खरीदा। मनोज ने 1 वर्ष पश्चात, यानी 1 वर्ष के बाद क्या करता है कि 10% की हानि पर उस बाइक को रमेश को बेच देता है, यानी रमेश के हाथ से बेच देता है। पुनः 1 वर्ष बाद रमेश ने 20% लाभ पर वह बाइक रंजन को बेच देता है, यानी रंजन के हाथ से बेच देता है। यदि रंजन ने
1,29,600 रुपए अदा किया, यानी उसको दिया, तो बाइक का अंकित मूल्य क्या है? तो माना कि बाइक का अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस जो है एमपी है, एमपी ही मान लीजिए मार्केट प्राइस, ठीक है। अंकित मूल्य जो है एमपी ही है, एमपी रहने दीजिए इसको। तो यहाँ पे देखिए कि मनोज, शुरुआत कहां से हुआ है? मनोज से, क्योंकि मनोज जो है बाइक का जितना दाम है उसे क्या करता है कि 20% छूट के साथ खरीदता है। तो देखिएगा कि 20% छूट के साथ खरीदता है, इसका मतलब खरीदता है कितना में? 80% में, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो 100% में से 20% उसको छूट मिल गया, तो दिया कितना? तो अंकित मूल्य का 80% आधा किया, इतना में खरीदा। तो यह जो निकला, यह मनोज का क्रय मूल्य निकला, यानी बाइक का क्रय मूल्य, यानी जितना में यह बाइक खरीदा है उसका क्रय मूल्य निकला। ये चीज समझ में आ रहा होगा। फिर देखिएगा कि मनोज ने 1 वर्ष पश्चात 10% की हानि पर बाइक को रमेश के हाथ से बेच देता है। अब यहाँ पे समझिएगा कि यह बेचता है, तो जो व्यक्ति बेचता है तो उसके क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि होता है। तो सोचिए कि मनोज का यह क्या है? बाइक का क्रय मूल्य है। अब यह बेचेगा, तो इसी पर लाभ या हानि पर बेचेगा। तो यहाँ पे देखिए कि 10% हानि पर बेचता है, इसका मतलब कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। ये तो पूरा 100% देकर के खरीदा था पैसा, भले ही छूट मिला है, लेकिन जितना पैसा दिया था वो तो इसके लिए 100% था ना। तो 100% का 10% क्या करता है कि लॉस में चला जाता है, यानी 90% लेता है, 90% लेता है। अब यह जो है मनोज के विक्रय मूल्य हो गया, मनोज का विक्रय मूल्य हो गया, जबकि रमेश का क्रय मूल्य हो गया। पुनः 1 वर्ष बाद रमेश ने 20% के लाभ पर वह बाइक रंजन को बेच देता है। अब यहां पे देखिए कि यह जो है रमेश का क्या है? तो क्रय मूल्य है। अब दूसरे के हाथ बेचता है रंजन, मनोज का काम तमाम है। अब यहां पे देखिए कि रमेश क्या करता है कि रंजन के हाथ से बेचता है 20% के लाभ पर, तो खरीदा इतना में, तो 100% पैसा देकर के खरीदा होगा, तो 20% लाभ पर बेचता है, यानी 120/100। यहां से ये चीज समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा कि यदि रंजन ने 1,29,600 रुपया दिया, तो सोचिए कि रमेश इतना रुपया में बेचा तो इतना पैसा दिया होगा, जितना में बेचा है उतना पैसा रंजन दिया होगा, लेकिन रंजन देता कितना है? तो 1,29,600 रुपया देता है, 1,29,600 रुपया देता है। दोनों बात यहां से बराबर हो गया। अब यहां पे देखिए, इसको हम लोग काटेंगे और काटेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काटिएगा 12 से काटिए, 12 एकम 12, 9 नहीं कटेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 12 8 96, डबल 0 आ जाएगा। 9 से काटिएगा तो 9 एकम 9, 1 बचेगा, ये 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18, ये 1200 हो गया। 8 से काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका 8 एकम 8, 8 बचे 40, यानी 150 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि MP गुने 1 बटा, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 1000, 100 गुने 10, 1000 बराबर 150। इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, यानी MP बराबर हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 150 पर कितना 0 चला जाएगा? 3 0 चला जाएगा। यही इसका मार्केट प्राइस हो गया, यानी बाइक का मार्केट प्राइस कितना हो गया? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,50,000, 1.5 लाख रुपया बाइक का अंकित मूल्य हो गया, और यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि समान आकार के 4 बर्तन दूध और पानी के मिश्रण से भरे, चारों बर्तनों में दूध की मात्रा क्रमशः 80%, 75%, 60% और 50% है। यदि सभी 4 मिश्रणों को मिला दिया जाए तो प्राप्त मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा? तो यहां पे समझिएगा कि 4 बर्तन है, माना कि पहला बर्तन, दूसरा बर्तन, तीसरा बर्तन और चौथा बर्तन, ठीक है। अब इसमें दूध और पानी का, तो दूध का प्रतिशत दिया हुआ है, चारों में दूध का प्रतिशत, तो देखिएगा कि दूध का प्रतिशत है और यहां पे हम लोग लिखते हैं पानी। अब यहां पे समझने वाली बात है, समझिए यहां पे कि दूध है और पानी है, तो सोच के देखिए कि एक बर्तन में 80% दूध है, एक बर्तन में 80% दूध है, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो एक बर्तन में 80% दूध है तो 20% पानी होगा। उसी प्रकार देखिए कि दूसरे बर्तन में 75% क्या है? दूध है, तो 75% दूध है तो पानी कितना होगा? 25% होगा, यानी दोनों को जोड़ करके कितना आना चाहिए? 100% आना चाहिए, तब ना पूरा पूरा भरेगा। अब देखिएगा कि तीसरा में है 60% दूध है, तो 60% दूध है तो 40% पानी है, और चौथे बर्तन में 50%
दूध है तो 50% क्या है, वो पानी है। अब यहां पे देखिए कि यदि सभी 4 मिश्रणों को मिला दिया जाए, यानी सबको मिला दिया जाए, एक साथ मिला दिया जाए, तो प्राप्त मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा यहां पे कि प्राप्त मिश्रण में पानी सबसे पहले बोला है, पानी और दूध का मिश्रण, पानी और दूध का मिश्रण का अनुपात हम लोगों से पूछा, पानी और दूध के मिश्रण का अनुपात, यानी उस मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात पूछा है कि कितना होगा। तो यहां से समझिए पानी कितना है, तो सभी पानी को एक साथ जोड़ दीजिए, तो ये हो गया आपका 20 प्लस 25 प्लस 40 प्लस 50, ये होगा अनुपात। सभी दूध को एक साथ जोड़िए, तो 80 प्लस 75 प्लस 60 प्लस 50, इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा आपका 5, 5 और 4 9, 9 2 11, 11 2 13, 135 हो जाएगा। कुल पानी कितना हो गया, तो 135 हो गया। दूध जोड़िए यहाँ पे दूध का मात्रा, तो ये हो जाएगा आपका 5, 5 और 6, 6 5 11, 11 7 18, 18 8 26, 265 हो गया। अनुपात में आप जानते होंगे कि अनुपात में क्या होता है कि कटता है, तो इसको काटिएगा, तो 5 से काटिएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 से इसको काटिएगा तो 50 25 और 5 दिया 15, अब नहीं कटेगा। तो मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 27 अनुपात 53, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है, √2 इंटू 2 प्लस √3 बटा में है √3 इंटू, यहां पे देखिए दोनों पर रूट दे दिया गया, लेकिन एक ही पर रूट होना चाहिए था, √3 प्लस 1, ये दोनों पर रूट दे दिया गया है क्वेश्चन में, तो इसे घबराना नहीं है। लेकिन अगर मान के चलिए कि जो ऐसा दे दिया गया तो घबराना तो स्वाभाविक है, आंसर अलग आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ कि ये हो गया आपका √3 और प्लस 1, √3 पर ही, यानी 3 पर ही रूट लगा हुआ है, 1 पर नहीं है। इसका देखिएगा गुना में है √2 इंटू 2 माइनस √3 बटा में √3 इंटू √3 माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए इसको हल करना है, यहाँ क्या करते हैं कि इसको एक साथ गुना करते हैं, यानी √2 गुने √2 को एक साथ गुना करते हैं, और यहाँ पे देखिएगा ये दोनों को एक साथ गुना करेंगे, और ये दोनों को एक साथ गुना करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा कि बटा में है, तो इसको भी लिख लीजिए √3 गुने √3, √3 गुने √3, इसको अलग गुना कर दीजिए, इंटू, अब ये बच गया है तो इसको एक साथ गुना करेंगे, तो 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 बटा में इसको और इसको गुना करेंगे नीचे अलग में, तो यहाँ पे देखिए √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1। यहाँ पे समझिएगा कि √2 गुने √2 कितना हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, ऊपर 2 बच जाएगा, और नीचे में देखिए √3 गुने √3, यानी √3 का स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, तो 3 बचेगा, इंटू यहाँ पे देखिए कि a प्लस बी दोनों एक ही जैसा है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो a प्लस बी कौन से सूत्र पे है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो देखिएगा यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a कौन है, तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर कीजिए, माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, बटम इसमें भी देखिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहां से देखिएगा कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका 2/3 इंटू में बच गया कितना, 2 के स्क्वायर 4 माइनस 3, अब बटा में 3 माइनस 1, 2/3 गुने 4 में से 3 घटाइएगा तो 1 बचेगा, और यहां पे देखिएगा कि 3 में से 1 घटाइएगा तो 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया कितना, 1/3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि के किस मान के लिए व्यंजक x के पावर 6 माइनस 18 x³ प्लस k एक पूर्ण वर्ग होगा। तो यहां पे देखिएगा कि यह पूर्ण वर्ग कब होगा, जब सोचिए कि जब पूर्ण वर्ग कब होता है,
जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो वर्गमूल किसका निकाला जाएगा? जो पूर्ण वर्ग होगा। जैसे माने चलिए कि 4 जो है यह पूर्ण वर्ग है, तो इसका वर्गमूल निकालिएगा तो आसानी से निकल जाएगा। 9 क्या है? पूर्ण वर्ग है, तो इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि पूर्ण वर्ग वही होगा जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, और वर्गमूल उसी का निकाला जा सकता है जो पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको लिख सकते हैं कि x की पावर 3 इसका स्क्वायर, जब पावर को पावर हो तो पावर पावर गुना होता है, यानी 3 × 6 हो जाएगा फिर से, माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 9 × x³ प्लस k। अब यहाँ पे देखिएगा कि किसी फार्मूला पर यह दिखाई दे रहा है क्या? तो किसी फार्मूला पर दिखाई दे रहा है। कौन से फार्मूला पर दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे देखिएगा कि यह जो दिखाई दे रहा है इसको हम a मान लेते हैं, यानी a बराबर मान लेते हैं x³, b बराबर मान लेते हैं k। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि a² मतलब क्या? x³ यानी a का वैल्यू कितना है? x³ है, तो a² देखिएगा a² माइनस 2a कितना? तो x³। अब b देखिए b कितना है? तो k है, b और प्लस में b², इसी पर आएगा तो b²। तो यहां पे देखिएगा कि k का मान यहां पे क्या आ रहा है? 2 तो आपके सूत्र में ही रहता है, a का मान हम लोग इतना माने हैं, इसका मतलब k का मान कितना है? तो 9 है। k का मान कितना है? तो 9 है। अब यहां पे देखिएगा कि k का मान 9 है, तो यहां पे कितना होना चाहिए? तो 81 होना चाहिए। पूर्ण वर्ग कब होगा? जब यहां पे 9 के स्क्वायर होगा, 9 के स्क्वायर होगा। तो यहां पे देखिएगा कि a² माइनस 2ab बराबर कितना? तो 9 के स्क्वायर, है ना। तो यहां पे देखिए 2a और a जो है आपका b ही होगा, और b बराबर क्या है? k है। तो b बराबर k है, तो k बराबर क्या हो जाएगा? 9 के स्क्वायर हो जाएगा। तो k बराबर कितना हो जाएगा? 81 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में है कि 1/√2 sin π/6 cos π/4 माइनस cot π/3 इंटू sec π/6 प्लस 5 tan π/4 बटा में 12 sin π/2। इसका मान किसके बराबर होगा? इतना का मान पूछा है हम लोगों से। तो यहाँ पे देखिए कि पाई का मान कितना रखना होगा? 180 रखना होगा। 180 रखिएगा तो यहीं पे हम लोग रख करके देखते हैं, यहीं पे रखिए, एक स्टेप आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि 180 रखिएगा, इसको काटिएगा तो 36 18 यानी 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/√2 साइन 30 डिग्री इंटू यहाँ पे रखिएगा 180, तो 4 से इसको काटिए, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, 45 हो जाएगा, यानी cos 45 डिग्री माइनस यहाँ पे रखिएगा 180, यानी पाई का मान हर एक जगह 180 रखना है, तो 3 से 3 6 18 यानी 60 बार, तो हो जाएगा आपका cot 60 डिग्री। इसके बाद यहाँ पे भी रखिएगा 180, तो 6 से कटेगा 36 18 यानी सेक 30 डिग्री प्लस, अब यहाँ भी रखना है आपको 180 रखिएगा, तो 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, यानी हो जाएगा आपका 5 tan 45 डिग्री बटा में यहाँ पे भी रखिएगा 180, तो 9 दूनी 18 90 हो जाएगा, यानी 12 साइन 90 डिग्री। यहाँ से ये चीज हो गया। अब इसका क्या करना है कि हम लोग को मान रखना है। तो यहाँ पे देखिए अब इसका क्या करते हैं हम लोग कि मान रखते हैं, तो 1/√2 गुना साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है, गुना cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√2 होता है, माइनस cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है, गुना सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 होता है, प्लस में देखिएगा कि 5 इंटू tan 45 का मान 1 होता है, बटा में 12 गुने साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए इसको गुना करेंगे तो √2 गुने √2
√2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ही बचेगा, 2 दूनी 4, यानी ऊपर में 1 नीचे में 4, माइनस ये दोनों को गुना करते हैं तो √3 गुने √3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 3 हो जाएगा, यानी 2/3 प्लस 5/12, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 12, 4 × 12, 3 बार में, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस 3 चौके 12, 4 दूनी 8 प्लस 12 एकम 12, तो ये हो जाएगा 5, 5 और 3 8, 8 माइनस 8 बराबर कितना 12, 8 में से 8 घटेगा तो 0, 0/12, यानी देखिएगा कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आता है और आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ABC के कोण B और कोण O के बाह्य विभाजक कोण ABC, जहां AB तथा AC को क्रमशः E तथा F तक बढ़ाया गया, P बिंदु पर मिलते हैं, यानी बढ़ाया जाता है और P बिंदु पर मिलते हैं। यदि कोण BAC बराबर 100 डिग्री है तो कोण BPC का मान ज्ञात करें। यहां पे समझिएगा कि कोण त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC है। इसको बोल रहा है क्या, AB तथा AC को क्रमशः E और F तक बढ़ाया जाता है। तो देखिए AB को और AC को बढ़ाया जाता है कहां तक, तो E और F तक बढ़ाया जाता है। तो मान चलिए यहां तक इसको बढ़ाया गया, यहां तक के इसको बढ़ाया गया, इसको F तक बढ़ाया गया, इसको E तक बढ़ाया गया। अब बोला क्या कि P बिंदु पर मिलते हैं। ये जो दोनों है यह P बिंदु पर कब मिलेगा, जब इस प्रकार होगा, यानी दोनों को इस प्रकार मोड़िएगा तो इस प्रकार हो जाएगा, यहां पे आकर के मिलेगा, और यह बिंदु कौन है, तो P, यानी P बिंदु पर आकर के मिलता है। यदि कोण BAC बराबर 100 डिग्री, कोण BAC यानी इसका वैल्यू जो है 100 डिग्री है, तो हम लोगों से पूछा है कि BPC का मान क्या है, कोण BPC यानी इसका मान क्या होगा इस कोण का, तो कोण BPC बराबर होता है, यहां देखिएगा 90 माइनस, जब ए वाला दिया हुआ रहे और इसका मान निकालना हो तो होता है आपका 90 डिग्री माइनस कोण A/2, कोण A/2 होता है। तो देखिएगा यहाँ पे कि 90 डिग्री माइनस कोण A का मान कितना है, तो 100 डिग्री है, अब बटा में 2 से इसको काटिएगा तो 50 बार में 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री में से 50 डिग्री घटाएगा तो 40 डिग्री, और यही आपका आंसर हो जाएगा, कोण BPC बराबर 40 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक संयोजन तथा एक वर्ष के साथ साधारण ब्याज में किसी निश्चित राशि को उधार देने पर 8% की वार्षिक दर पर से 64 रुपए का अंतर आता है, धनराशि क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेट क्या है, तो 8% वार्षिक, तो 8% वार्षिक है, 8% वार्षिक है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या किया जाता है, समायोजन किया जाता है अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक में हम लोग क्या करते हैं कि वार्षिक दर को 2 से भाग दे देते हैं, तो 8% को 2 से भाग दीजिएगा तो 4 आएगा, यानी 4% आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि अंतर जब निकलता है तो किससे निकलता है, चक्रवृद्धि ब्याज से ही निकलता है, इसलिए हम लोग इसका क्या किए हैं कि 2 से भाग दे दिया है, क्योंकि अर्धवार्षिक बोला तो एक साल में 2 अर्धवार्षिक आता है, इसलिए 2 से भाग देंगे तो प्रत्येक 6 महीना पर, यानी प्रत्येक अर्धवार्षिक जो ब्याज का दर होगा वह 4% हो जाएगा। एक सूत्र आपको याद होगा कि CI माइनस SI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो होता है वो होता है P इंटू R/100 का स्क्वायर। अब यहां पे समझिएगा कि P, सबसे पहले देखिए कि CI और SI के बीच में कितना का अंतर है, तो 64 रुपए का। P हम लोग को निकालना है, गुने R का वैल्यू कितना है, तो 4 है, बटा में 100 इसका होल स्क्वायर, तो 64 बराबर P गुने 4 के स्क्वायर कितना, तो 16, और बटा में 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो 10,000 हो जाएगा। 16 से काटेंगे तो 16 चौके 64, 10,000 उधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, यानी P बराबर हो जाएगा 40,000, यानी इसका मूलधन कितना आ गया, तो 40,000
आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 121 से 1346 तक 121 से 1346 तक की संख्याएं लिखने के लिए एक टाइपराइटर के बटनों को कितनी बार दबाया जाएगा। अब यहाँ पे समझिए कि ऐसे क्वेश्चन आपको बुक वाला भी पूछता है कि इतना पेज का बुक है, कितना नंबर उसको चाहिए लिखने के लिए, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा, इस चीज को समझिएगा कि 121 से 1346 तक, यानी इतना से इतना तक कुल कितने बटन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे समझिएगा एक चीज कि हम लोग जानते हैं कि 1 से लेकर के 9 तक के लिखने के लिए कितना बटन का जरूरत होगा, कितना बार टिपना पड़ेगा उसको, क्योंकि 1 से लेकर के 9 तक के जो होता है वो एक एक अंक का होता है, तो एक एक बार टिपिएगा उसको। तो 1 से लेकर के 9 तक के जो होगा 9 बार ही होगा। फिर सोचिए कि 2 अंकों की संख्या, ये तो 1 अंकों की संख्या है, तो 1 अंकों की संख्या कितना बार, तो 9 बार। 2 अंकों की संख्या कितना बार, तो 10 से लेकर के 99 तक। तो 10 से लेकर के 99 तक के क्या होता है, तो यहां पे समझिएगा कि 100 नहीं लेना है, कितना लेना है, तो 99 लेना है, क्योंकि 2 अंकों की संख्या में से अगर हम 1 अंकों की संख्या घटा देते हैं तो जो बचता है वह 2 अंकों की संख्या बचेगा। यानी 1 से लेकर के 99 तक 99 संख्या है, जिसमें से हम 1 अंकों की संख्या को घटा देंगे तो 2 अंकों की संख्या बच जाएगा। तो सोचिए कि 2 अंकों की संख्या लिखने के लिए आपको कितना बार टिपना पड़ेगा, 10 को लिखने के लिए 2 बार टिपना पड़ेगा, एक बार 1 और एक बार 0। उसी प्रकार 11 को लिखने के लिए क्या करना होगा, 1 को डबल टैप करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे सोचिए कि 90 तक के लिखने के लिए, यानी 2 अंक का है, इसका मतलब प्रत्येक को 2 बार टिपना पड़ेगा, तो 90 गुने 2। तो यहां से 100 तक के हो गया मामला। अब सोचिए कि 3 अंकों का, तो 3 अंकों का आप जानते होंगे कि 3 अंकों का कितना होता है, 999 होता है। 1 से लेकर के 999 तक के 999 3 अंक का नहीं होता है, लेकिन 1 से लेकर के 999 तक के हम लोग लेते हैं, क्योंकि 999 जो होता है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है, जो कि इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 999 में से हम क्या करते हैं कि 100 को घटा देते हैं। 100 को इसलिए घटाएंगे क्योंकि इसमें आपका 1 अंक का भी संख्या घट जाएगा और 2 अंक का भी संख्या घट जाएगा। तो इसमें से आप घटाइएगा कितना, तो 100 नहीं 99 संख्या घटाना पड़ेगा, क्योंकि 100 तो खुद ही है आपका 3 अंकों का संख्या है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि 99 संख्या इसमें से घटा देते हैं, तो जो 900 संख्या बचेगा, 999 में से 99 संख्या घटाइएगा, 9 संख्या 1 अंक का और 90 संख्या 2 अंक का, ठीक है। तो 99 संख्या टोटल घटाइएगा तो जो बचेगा 900, या 900 जो है 3 अंकों का है। तो सोचिए कि 3 अंकों का कोई संख्या लिखने के लिए आपको कितना बार टैप करना पड़ेगा, 3 बार, यानी 3 बार। जैसे मान चलिए 100 लिखने के लिए कितना बार, तो 1 को टिपना पड़ेगा और 0 को 2 बार टिपना पड़ेगा, है ना। तो उसी प्रकार सोचिए कि 900 संख्या टोटल है आपका 3 अंकों का है ना। तो इसे 3 से गुना कर दीजिए, क्योंकि एक संख्या को 3 बार टिपना पड़ेगा, तो 900 संख्या को कितना बार टिपना पड़ेगा, तो 900 गुने 3। ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे क्या करते हैं हम लोग कि आगे देखते हैं कि 1346, तो 1346 कितना अंक का है, तो 4 अंकों का है। तो 4 अंकों का है, तो इसमें से देखिएगा कि 1346 में से हम 3 अंकों की संख्या पूरा घटा देते हैं, 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का, सबको घटा देते हैं। तो 1 से लेकर के देखिए कि 1346 तक 1346 संख्या होगा, जिसमें से हम क्या करते हैं कि कितना घटा देते हैं, तो 900 जो कि 3 अंक का, 2 अंक का भी और 1 अंक का भी, तो 999 आपको घटाना पड़ेगा, 999 संख्या घटाना होगा। तो इसमें आपका 1 अंक का भी घट जाएगा, 2 अंक का भी और 3 अंक का भी घट जाएगा। तो जो बचेगा जितना संख्या हुआ 4 अंकों का बचेगा। तो यहां से हम लोग देखते हैं क्या कि 16 में से 9 घटेगा, 7 बचेगा। इसका देखिए यहां पे कि 13 में से 9 घटेगा, 4 बचेगा, और ये हो गया आपका 12 में से 9 घटेगा तो 3 बचेगा, 347। यानी 347 संख्या जो बचेगा वह बचेगा 4 अंकों का। तो सोचिए 4 अंकों की कोई भी संख्या, मान के चलिए कि 4 अंकों की संख्या कौन, 1000 है, तो 1000 को लिखने के लिए कितना बार बटन को टिपना पड़ेगा, तो 4 बार, है ना। तो उसी प्रकार यहां पे देखिए कि 347 संख्या को लिखने के लिए, यानी 347 संख्या को लिखने के लिए आपको कितना बार टैप करना पड़ेगा, तो 347 गुने 4, तो कुल कितना बार टैप करना होगा, तो इतना बार। ये सबको जोड़ दीजिए, तो यहां से गुना करते हैं, तो 9 एकम 9 प्लस 9 दूनी 18 180 प्लस 9 तिया 27 2700 प्लस ये हो जाएगा 7 चौक 28 के 8, 4 चौके 16 2 18 के 8, 4 तिया 12 और 1 13। ये सबको जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा आपका 8 8 8 16
सॉरी यहाँ पे जोड़ेंगे तो 9, 9 8 17 के 7, इसके बाद 8 8 16, 16 1 17 के 7, 3 7 3 10, 10 1 11, 11 1 12 के 2, हासिल 1 और 2, 2 1 3, 3 1 4, यानी 4277 हुआ। 4277 हो गया। कहां से लेकर के? 1 से लेकर के आपका 1346 तक। जबकि सोच के देखिए कि हम लोगों को निकालना है 121 से लेकर के और 1346 तक। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि 1 से लेकर के 120 तक के संख्या को घटा देते हैं, यानी कितना बार बटन टिपना होगा उसको घटा देंगे, तो जो बचेगा वह 121 से लेकर के 1346 तक के बचेगा। तो यहां पे देखिएगा कि 1 से 120 तक के, तो सबसे पहले देखेंगे कि एक अंक की संख्या कितना, तो 9, 9 एकम 9 हो जाएगा। इसका बाद बच जाएगा इसमें कितना, तो 9 घटाइएगा, तो 120 में से 9 घटाइएगा तो ये बचेगा आपका 9 1 10 11, यानी 111। 111 संख्या जो बचेगा वह 2 अंक का भी होगा और इसमें से 3 अंक का भी होगा। तो 99 कितना, 90 ले लीजिए। तो 90 संख्या, यानी कहने का मतलब क्या है कि 2 अंकों की संख्या जो होता है 10 से लेकर के 99 तक के होता है, तो कुल 90 संख्या होगा। तो 90 गुने 2। इसके बाद क्या करना है, तो 90 संख्या यानी 90 या 9, 99 घटा दीजिए। अब इसमें से 120 में से 99 घटाइएगा तो जो बचेगा वो 3 अंकों का बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 और 9 9 2 11 21। तो ये हो जाएगा आपका 21 गुने 4, सॉरी 3 अंकों का होगा ना, तो 21 गुने 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि 9 एकम 9 प्लस 9 दूनी 18, 180 प्लस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, टोटल कितना आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 3 होगा यहाँ पे, 9 3 12 के 2, 8 6 14, 14 1 15 के 5, 1 1 2, यानी 252। 252 संख्या जो है वह कहां से कहां तक है, तो 1 से लेकर के 120 तक 252 बार टैप करना होगा 1 से लेकर के 120 तक के लिखने के लिए। तो हम लोगों से पूछा है कि इतना से इतना तक के लिखने के लिए कितना, तो यहाँ पे देखिएगा कि 4277 में से अगर हम 252 घटा देते हैं तो जो बचेगा वह 121 से लेकर के 1346 तक कितना बार बटन को टिपा जाएगा वो चीज निकलेगा। तो 7 में से 2 घटाइएगा तो 5, 7 में से 5 घटेगा 2, 2 में से 2 घटेगा 0, ये बच जाएगा आपका 4, यानी 4025 बार टाइपराइटर का बटन टिपना पड़ेगा 121 से 1346 तक लिखने के लिए, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला क्या कि 80 विद्यार्थियों एवं 5 शिक्षकों, यानी विद्यार्थी कितना है, स्टूडेंट जो है वह 80 है और टीचर है 5 में प्रत्येक विद्यार्थी ने विद्यार्थियों की कुल संख्या के 15% के बराबर मिठाई प्राप्त की, जबकि प्रत्येक शिक्षक ने विद्यार्थियों की कुल संख्या के 25% के बराबर मिठाई प्राप्त की। कुल कितनी मिठाइयां बांटी गई। यहां पे समझिएगा कि बोला प्रत्येक विद्यार्थी ने विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो यहां पे देखिए कि प्रत्येक विद्यार्थी यानी कुल मिठाई बराबर, यहां पे लिख लेते हैं कि कुल मिठाई बराबर, तो स्टूडेंट जो है तो कुल विद्यार्थियों के, कुल विद्यार्थी कितना है, तो 80 है, तो कुल विद्यार्थियों के 15%, यानी विद्यार्थियों की कुल संख्या के 15%। तो देखिएगा कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 80 है, इसका 15% यानी 15/100, यानी इतना एक विद्यार्थी को मिलता है मिठाई। तो सोचिए कि एक विद्यार्थी को इतना मिलता है, तो 80 विद्यार्थी है तो इसमें 80 से गुना कर देंगे तो इतना मिठाई टोटल स्टूडेंट में बांटा गया, 80 स्टूडेंट में। फिर बोला क्या, जबकि प्रत्येक शिक्षक ने विद्यार्थियों की कुल संख्या के 25%, यानी प्रत्येक शिक्षक क्या करते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या के, तो विद्यार्थियों का संख्या कितना 80 और इसका 25% यानी 25/100। तो एक शिक्षक को कितना मिलता है, तो 80 गुने 25/100 मिलता है एक शिक्षक को। तो सोचिए 5 शिक्षक है तो इसे 5 से गुना करेंगे तो कुल मिठाई इतना होगा। अब ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो सब मिला करके, यानी विद्यार्थी को कितना मिला और टीचर को कितना मिला, सभी को मिला करके इतना हो जाएगा। अब यहां से क्या करते हैं कि इसको काटते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 15 8 120 गुने 8 प्लस इसको काटिएगा तो 25 चौके 100, 4 से 20 चौके 80, 20 बचे 100। अब यहां पे देखिएगा कि 12 × 96 960 प्लस 100, 960 मिठाई विद्यार्थियों के बीच बांटा गया, जबकि शिक्षकों के बीच में 100 मिठाई बांटा गया। दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 1060, यानी कुल मिठाई कितना बांटा गया,
तो 1060 और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आता है क्या कि दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। यहाँ पे समझिएगा कि दो संख्या, पहला संख्या हम मान लेते हैं a है और दूसरा संख्या b है, यानी दोनों का योग कितना है तो 40 है। दोनों का गुणनफल यानी ab बराबर 375 है। तो हम लोगों से पूछा है कि दोनों के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो देखिएगा व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। तो उल्टा यानी a को उल्टा कीजिएगा तो 1/a हो जाएगा और इसका व्युत्क्रम कीजिएगा b का तो 1/b हो जाएगा। और दोनों का योग पूछा है हम लोगों से, दोनों का योग पूछा है। अब यहाँ पे देखिएगा कि दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा ab हो जाएगा और ऊपर में हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा। अब देखिए a प्लस b का वैल्यू रख देना है यहाँ से कितना तो 40 और ab का मान कितना है तो 375 है। अब काट करके इसको छोटा कर लीजिए, 5 8 40, 5 7 35 और 50 25, 8/75 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 गुने 38 गुने 537 गुने 1256, इसे बोला क्या कि इकाई अंक कौन सा है। इकाई अंक निकालना है, यूनिट डिजिट। तो देखिएगा यहाँ पे कि इकाई अंक जब भी निकालना हो तो इकाई पर ही ध्यान रखना है, दूसरा अंक को नहीं देखना है। तो देखिए यहाँ पे 3 से हम गुना करेंगे इसके इकाई में, पूरा में गुना करने का जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इकाई में इकाई से गुना करेंगे तो 8 3 24, 24 के इकाई अंक फिर देखना है। तो इकाई अंक कितना है तो 4। अब 4 से इसके इकाई में गुना कीजिए तो 7 चौके 28, 28 का इकाई अंक क्या है तो 8 है। अब 8 से गुना कीजिए इसके इकाई में तो 8 6 48, तो 48 का इकाई अंक क्या हो गया, लास्ट में इकाई अंक क्या निकला तो 8 निकला और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि ए बी किसी व्यापार में क्रमशः 6000 और 9000 रुपए निवेश करते हैं, उनके समय का अनुपात 5:3 है। यदि कुल लाभ 4370 रुपए है तो ए का लाभ कितना होगा। यहाँ पे देखिएगा कि ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए निवेश करता है 6000 रुपए जबकि बी निवेश करता है 9000 रुपए। कितने समय के लिए तो 5:3 समय के लिए। तो यहाँ पे समझिएगा कि रुपया में समय से गुना करने पर इसका कुल क्या होता है कि कुल हिस्सा हो जाता है, लाभ का भी कहिए या फिर निवेश का भी कहिए, ठीक है। तो जिस प्रकार निवेश करेगा उसी प्रकार क्या होगा कि लाभ का हकदार होगा। तो ए करता है 5 महीना के लिए, 5 महीना मान लीजिए जैसे 5:3 के अनुपात में है तो 5 महीना के लिए या 5 साल के लिए। तो 5 साल के लिए क्या होता है कि ए निवेश करता है जबकि 3 साल के लिए कौन निवेश करता है, बी करता है। अब यहाँ पे क्या कीजिए कि ये दोनों को काट भी सकते हैं, जैसे अनुपात में करता है तो 3 0 से 3 0 सीधा काट दीजिए। इसको हम काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 3 तिहाई 9। तो यह आपका लाभ का भी अनुपात आएगा या फिर निवेश का भी अनुपात आएगा, दोनों एक ही चीज होता है क्योंकि जिस हिसाब से निवेश करेगा उसी हिसाब से लाभ का हकदार होगा। तो यहाँ पे देखिए कि लाभ का अनुपात यहाँ से ए वाला हो गया, यानी लाभ में से ए को 10 अनुपात में 10 मिलेगा जबकि बी को मिलेगा कितना तो 9। दोनों को मिलाकर के कितना मिला है तो अनुपात में 19 मिल रहा है, ये दोनों को जोड़िएगा तो 19 मिल रहा है जबकि मिल रहा है कितना तो 43-70। अब यहाँ पे देखिएगा कि इससे हम इसको काटेंगे तो 19 से 19 दूनी 38, 19 तिया 57, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 230। अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया 230 हो गया। हम लोगों से पूछा है ए का लाभ का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए ए के लाभ का हिस्सा कितना होगा, अनुपात 1 बराबर 230 तो 10 बराबर हो जाएगा 10 गुने 230, इसको गुना कीजिएगा तो 2300 रुपया ए के हिस्सा हो जाएगा लाभ में से और यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के लिए निर्देश देखिएगा, यह आपका डायग्राम है और इसे निर्देश दिया गया कि निम्नलिखित तालिका में, और हाँ अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक वहां पे मिलेगा और वहां से आप जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पे हम क्या करेंगे कि आपको पीडीएफ डाल देंगे। तो देखिएगा कि इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि बोर्ड पर क्या है कि इतना बड़ा क्वेश्चन एडजस्ट नहीं हो पाएगा तो फिर लिखने में हमको दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित तालिका में 2010 से 2013 की अवधि के दौरान एक उपभोक्ता वस्तु डीलर के 4 डिवीजनों द्वारा बेची गई वस्तुओं को निरूपित करता है। यानी यह जो डायग्राम है यह आपको देखिए 4 वर्ष 2010, 2011, 2012 और 2013। अब इसमें बोला क्या कि 4 डिवीजन Y, X,
WXYZ क्या है कि 4 डिवीजन है और चारों डिवीजन में कितना बेचा गया है, कौन से साल में कितना बेचा गया है, वो चीज यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है। अब देखिएगा कि 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2011 के दौरान किस डिवीजन का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर था। अब देखिए 2011 के दौरान ही देखना है, तो डिवीजन W में क्या है 130 है, 130 है, X में कितना है तो 134 है, Y में है 114 और Z में है 108। आप कह सकते हैं क्या कि मान के चले कि W में 130 क्विंटल बेचा गया, X में बेचा गया 134, Y में बेचा गया 114 और Z में बेचा गया कितना 108। तो सोचिए कि 2011 में कौन से डिवीजन का बेहतर प्रदर्शन रहा है, तो आप कहिएगा क्या कि 134 यानी ज्यादा बेचा गया, तो ज्यादा बेचा गया तो अच्छा प्रदर्शन होगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि कौन से डिवीजन में, तो X डिवीजन में 2011 में X डिवीजन में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा X डिवीजन। X डिवीजन जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है X डिवीजन, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 22 नंबर में कहता है क्या कि 2012 एवं 2013 में Y द्वारा बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या का इसी दौरान Z द्वारा बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या के अनुपात ज्ञात करें। तो 2012 और 13 में देखना है, तो देखिए 2012 और 13 में देखना है किसका, तो Y का। 22 नंबर क्वेश्चन के लिए देखिएगा 2012 और 13, 2012 और 2013 दोनों में देखना है X और किसका, Y और Z का, Y और Z का। तो देखिएगा कि Y द्वारा बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या, तो 2012 में Y द्वारा बेची गई यानी Y डिवीजन द्वारा बेची गई कितना हो जाएगा 164 हो जाएगा। और 2013 में देखिए तो 2013 में Y द्वारा बेची गई 76, तो दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि कुल बोल रहा है, और इसका अनुपात निकालना किसका, तो उसी समयावधि में मतलब 2012-13 में ही Z द्वारा बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या का अनुपात। तो देखिएगा कि 2012 में Z द्वारा कितना बेचा जाता है, तो 96 प्लस 2013 में 80। अभी सबको जोड़िएगा तो 6 4 10 के 0, 7 6 13, 1 14 के 4, 1 1 2, 240 अनुपात ये हो जाएगा आपका 6 9 8 17। अब इसको काटिएगा तो 4 से कटेगा क्या, 4 6 24, 60 बार में 4 से काटेंगे 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 से फिर कटेगा, 4 से काटेगा 15 चौके 60 और 4 से इसको काटिएगा तो 11 चौके 44, यानी 15:11 के अनुपात में इसका हो जाएगा Y और Z का 2012 और 2013 में बेची गई कुल संख्या का अनुपात। तो ये हो गया आपका आंसर जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, यानी 22 का ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा 15:11। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर। इसमें बोलता है क्या कि 4 वर्षों की अवधि के दौरान W डिवीजन द्वारा बेची गई वस्तुओं की औसत संख्या कितना। तो एवरेज पूछा हम लोगों को किसका, तो W द्वारा। तो W द्वारा बेची गई वो भी चारों साल का, ठीक है। तो 4 वर्ष का हो जाएगा आपका। तो औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटा में संख्या। तो ये सबको जोड़ दीजिए तो 100 प्लस 130 प्लस 140 प्लस 86 अब बटा में कितना साल है, तो 4 साल है, तो 4 से भाग दे दीजिए तो यहाँ से एवरेज निकल जाएगा। अब यहाँ पे जोड़िएगा ये आ जाएगा आपका 6 8 4 12 12 3 15 15 के 5 हासिल 1 1 2 3 1 4 456 बटा 4 4 एकम 4 4 एकम 4 4 चौके 16, यानी एवरेज कितना आ गया, तो 114 और यही इसका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 में कि 650 को रोमन संख्या में लिख। 650 को रोमन संख्या में लिखना। तो रोमन संख्या में लिखने का आपको सीखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे रोमन संख्या निकालने का आपको बतलाया गया है। मैं एक वीडियो वहां पे डाला हुआ हूं, उसका लिंक है, उसको यदि आप देख लेते हैं तो किसी भी प्रकार के रोमन अंक निकालने के लिए आपको कभी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जाकर के अवश्य देखिएगा। यहाँ पे देखिए कि 650 का रोमन अंक हम लोगों से पूछा है, तो इसको सबसे पहले तोड़ने आना चाहिए, यानी तोड़ने का सीखना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 500 प्लस 100 प्लस 50, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो 500 के लिए क्या होता है, तो डी होता है, 100 के लिए क्या होता है, तो सी होता है, और 50 के लिए क्या होता है, तो एल होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा DCL।
इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसे बोला क्या, 16 का घनमूल का सबसे छोटा परिमेय गुणनखंड लिख। यानी सबसे छोटा परिमेय गुणनखंड लिखना है हम लोग को। तो देखिएगा कैसे हम लोग निकालते हैं इसको। तो इसको आप लिख सकते हैं √8 गुने 2, 8 दूनी 16, इसका घनमूल। इसका मतलब क्या होगा कि 8 का भी घनमूल और 2 का भी घनमूल। यहां पे देखिए कि 8 का घनमूल निकालिएगा, क्यूब रूट निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, गुने इसका हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 3, यानी 2 का घनमूल हो जाएगा। और मान के चलिए कि इसका एक घनमूल, मान के चलिए कि ये सबसे बड़ा है, क्योंकि 2 का घनमूल निकालिएगा तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो बड़ा वाला जो है 2 है, तो इसके मल्टीपल में कौन छोटा वाला हम डाल दें, यानी वह छोटा से छोटा इसके गुना कर दे कि इसके बराबर हो जाए। तो यहां पे देखिएगा कि 2 के घनमूल में हम किससे गुना कर दे कि इसके बराबर हो जाए, क्योंकि 2 जो होगा वह सबसे बड़ा होगा और ये दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहां पे देखिएगा कि इसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, 2 के पावर कुछ नहीं तो 1, और जैसे ही यहां पे हम क्या करते हैं कि रूट हटाते हैं तो रूट का जो पावर है इसके बटा में चला आता है, ऐसा नियम होता है, गुने 1 से बराबर हो जाएगा 2। अब यहां पे देखिएगा कि ये 2 जो है यानी 2 के पावर 1/3, या गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी 1 से बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 के पावर 1/3। इसका पावर कुछ नहीं तो 1, ये वाला 2 के पावर कुछ नहीं तो 1, सॉरी यहाँ पे भाग में चला जाएगा, इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा कि जब बेस समान हो और भाग में हो तो पावर घट जाता है। तो 2 के पावर हो जाएगा 1 माइनस 1/3, 2 के पावर हो जाएगा 3 एकम 3, 3 में से 1 घटाइएगा तो 2/3, और यही आपका आंसर हो जाएगा सबसे छोटा भिन्न पूर्णांक। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।